देखिए, एक चीज हम और आपको समझना पड़ेगी कि जब राजनेता मोटी खाल के हो जाए और हम विद्वान डरे हुए रहें, अपनी बात ना कह पाए, हमारे लिए अपना हित, अपने परिवार का हित सर्वोपरि हो जाए, तो हम सबको जो कुछ भी मिल रहा है और जो आगे होने वाला है, शायद वो हमारी नियति है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अब आप ये बताइए, नेहरू जी को सत्ता विरासत में मिल गई, क्योंकि सत्ता तो किसी दूसरे के डर के कारण जल्दी जल्दी सौंपी गई, और वो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। अंग्रेज उस समय इतने बगावती तेवर थे कि 24 नेवल बेसन में से 22 में स्ट्राइक थी, 22 आउट ऑफ 24। रेलवे ने स्ट्राइक का नोटिस दिया हुआ था। पोस्टल डिपार्टमेंट ने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। पोस्टल डिपार्टमेंट उस समय का बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, वो नर्व थी पूरे कम्युनिकेशन की। हर गवर्नर यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहा था। तो उस समय के कमांडर इन चीफ थे मिस्टर क्लॉड आचिनलेक। उन्होंने लॉर्ड वॉवेल को पत्र लिखा कि देखिए भाई, अपने गवर्नर्स को समझाइए आप कि वो हमारे आर्मी कमांडर से सीधे बात ना करें। एक तो उनको ये बता दीजिए कि हमारे जेब में कोई यूरोपियन फोर्स नहीं है, हम किसी को यूरोपियन फोर्स नहीं दे सकते, राइट, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने गवर्नर्स को कहिए कि वो कृपया मिलिट्री कमांडर से सीधे बात ना करें। उन्हें जो भी कहना है वो मुझसे कहें, और फिर मैं अपने तरीके से व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल वी विल ट्राई टू हैंड, और ज़्यादा जो है मैं कष्ट ना दो तो बेटर रहेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस और आचिन लेक ने कम से कम 10 या 15 जो ना पत्र लिखे हैं, जो इस समय इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। किताब छपी है इसकी पूरी, विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वो लगातार ये कह रहा है कि हालात बहुत खराब हैं। वो लॉर्ड वॉवेल जो कि वाइस रॉय थे, उनसे कह रहा है कि प्लीज डोंट मिस्टेक फॉर द 1857। अभी जो हालात हैं 1857 से बहुत ज्यादा बुरे हैं, अंग्रेज भाग नहीं पाएंगे। एंड ही क्रिएटेड वन एक्शन प्लान जिसका नाम है एग्जिट प्लान। दैट एग्जिट प्लान वाज सेंट टू लॉर्ड वॉवेल एंड इट वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय हिम। ये अंग्रेजों के दिमाग में कितना भय होगा, इसका थोड़ा थोड़ा अनुमान लगता है कि नहीं लग रहा है। जब अंग्रेज इतने डरे हुए थे, अंग्रेजों ने ये सोच के रखा था कि वो भारतवर्ष को 1948 में स्वतंत्र करेंगे, ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन हालात इतने खराब थे कि वो 1947 में ही बागडोर छोड़ के भाग लिए, राइट। और हमारे जो है ना नेहरू जी बड़े महान थे कि उन्होंने उसी को जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। 1950 तक भारत की हर फाइल जो है क्राउन के द्वारा अप्रूव की गई। है कि स्वतंत्रता, है कि स्वतंत्रता आपने भीख में पाई है, समझौते के तहत पाई है, लीज के तहत पाई है, हम लोगों से झूठ बोला है, और आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। मिस्टर सरदाना जी, मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप इस देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखते? आपको ये मालूम है कि अंग्रेजों ने ये गुलामों के नियम कानून किस मानसिकता से बनाए थे? इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। इट इज ऑन रिकॉर्ड कि वो भारतीयों को प्रताड़ित करना चाहते थे, उत्पीड़ित करना चाहते थे, अपमानित करना चाहते थे, आप में हीन भावना विकसित करना चाहते थे, और प्रक्रिया को इतना जटिल बनाना चाहते थे कि उस प्रक्रिया में आपका कचूमर निकाल दें, आपको बूढ़ा कर दें, आपको असहाय कर दें, आपको अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने का हिम्मत ना हो। इतने सारे मंसूबों के साथ एक जो है ना नियम कानून का सेटअप बनाया गया, जिसमें वो दुष्टतापूर्वक अपने उसमें रखते हैं कि हमारे यहाँ न्याय की पट्टी बंधी हुई है। अरे भाई साहब, आपने तो न्याय में पट्टी बांध दी, जिंदगी तो हमारे बारे में निर्णय हो रहा है। हमारा निर्णय एक अंधे के हाथ में क्यों दे दिया? भाई तुम कह रहे हो ना कि हमारी न्याय व्यवस्था अंधी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं आपके हर न्यायालय में चले जाओ,
अंधा है और जो ना हाथ में गुरु है, तो भाई साहब अंधे से न्याय क्यों कराना है? इस बात का कोई जवाब है नहीं? आपका सदानंद जी, आपका क्या कहना है? कैमरे को देखिए, क्या कहना है आपका? जो आप बोल रहे हो वही सही बोल रहे हैं ना। अंधे आप क्या न्याय करेगा सर? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरदार भगत सिंह ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। उस व्यक्ति ने एक फटाका फोड़ा जिससे धुआं निकलता था, उससे एक आदमी मर नहीं सकता था। उसने कहा कि भाई साहब, मैंने देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए फटाका फोड़ा है और मैं कहीं भागने वाला हूं नहीं, ना किसी से माफी मांगने वाला हूं। भाई 23 साल का एक लड़का के पास विजन था कि उसका भारत कैसे होना चाहिए। आपने भगत सिंह की डायरी पढ़ी है क्या? नहीं। सरदार भगत सिंह की डायरी में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि उसके सपने के भारत कैसा होगा। तो हमारे इन दुष्ट राजनेताओं का कोई सपना नहीं है अपने देश का, इनका भी तो कुछ सपना होना चाहिए था। इन्होंने दुष्टतापूर्वक आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप दिए। इन्हें क्या पड़ी थी आर्टिकल 370 जो है ना संविधान में घुसवाने का, और जब खुद नहीं घुसा पाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेवारी सौंप के गए। लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बात नहीं सुनी, तो सरदार वल्लभ पटेल को जो है ना उसे टेम्पररी क्लॉज उसके टाइटल में लिखना पड़ा। जिस आर्टिकल के टाइटल में टेम्पररी क्लॉज लिखा हो, उसमें कांग्रेस कितनी दुष्ट है कि इतने सालों तक कहती रही कि साहब ये तो हट ही नहीं सकता। कुछ लोग ये भी कहते रहे कि किस्माइल के लाल में दम है कि वो जो है ना इसको हटा सकता है। और आर्टिकल 370 ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। उसने क्या कहा केवल कि आप जिस सेक्शन को चाहो, जिस आर्टिकल को चाहो वो अप्लाई कर सकते हो, बस ये कहा ना उसने, और तो कुछ नहीं कहा उसने। और कुछ कहा? असली गंद किसने फैलाई? आर्टिकल 35A ने। आर्टिकल 35A तो संविधान में गए, पार्लियामेंट में गए ही नहीं है, पार्लियामेंट ने उसे पारित नहीं किया। तो मैं सरदारना जी आपसे पूछता हूँ, हमारे संविधान में क्या ऐसी व्यवस्था है कि बिना कोई चीज पार्लियामेंट में जाए, बिना कोई चीज जो है पार्लियामेंट में संवैधानिक संशोधन के बिना कोई चीज पार्लियामेंट उसमें संविधान में घुस सकती है क्या? और इतनी घटिया सोच कि उसे संविधान की किताब में नहीं छापा गया, उसे कई बार रूल 35A कहा गया, मतलब छिपाने के लिए कितनी घटिया बातें की। अब आप ये बताइए, आपका ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? मतलब जो भी संविधान आपको मिला, जिसमें से 80% आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, मतलब 25% जो माननीय जो है ना डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ वहाँ से फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह जो भी कुछ ला पाए, उसके कारण आपकी इज्जत बची हुई है थोड़ी सी, राइट? अदरवाइज आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं थी, ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत इज्जत बची आपकी, वो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के कारण है, राइट? अब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने जो डाला, उसमें क्या डाला कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। तो भाई साहब आपने वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बना दिया? इट इज ए क्लियर कट वायलेशन। तो जब 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया था, तो ये बाहर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आपने 1995 और 2005 में 2 घटिया संशोधन क्यों किए? और हमारे 56 इंच के सीना वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमने उनको लॉ मेकर बनाया है, क्या बनाया है? तो वो कानून तो क्या कहते हैं कि बहुत घंटे काम करते हैं, कहते हैं वो साला सोता ही नहीं है, वो तो 24 घंटे में 24 घंटे ही काम करते हैं। तो वो 24 घंटे में करते क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं बहुत विचार करता हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में 24 घंटे करते क्या रहते हैं। देखो, उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, तो वो भाजपा का लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट था। आप एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी लाए, आप पब्लिक में क्यों चर्चा नहीं कर रहे हो? कश्मीर की डोमिसाइल पॉलिसी अन्य राज्यों से भिन्न क्यों होना चाहिए? बताइए मुझे। सब राज्यों की डोमिसाइल पॉलिसी एक जैसी होना चाहिए, एक भारत के एक संविधान, एक निर्धारण सब एक जैसा होना चाहिए। क्यों है फिर? जब आपने आर्टिकल 35A हटाया, जो कि पार्लियामेंट में ही नहीं गया, केवल एक शर्त में जो है कोई कानून बन सकता है, वो भी जब कैबिनेट पास करे और पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये तो ऑर्डिनेंस था नहीं, और ऑर्डिनेंस भी यदि पार्लियामेंट से पास ना हो तो 6 महीने में लैप्स हो जाता है। तो आर्टिकल 35A बिना जो है पार्लियामेंट गए संविधान का हिस्सा कैसे बन गया? जब
मैं इतना तो मानता हूं कि इन्होंने इतना अध्ययन तो कराया ही होगा, तो इनके मुंह से एक बार ये बात क्यों नहीं निकली कि कांग्रेस ने और जवाहरलाल नेहरू ने असंवैधानिक कृत किया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी तो एक अवसर भी नहीं छोड़ते हैं। क्या इससे इस बात का इशारा भी मिलता है कि माननीय नरेंद्र मोदी भी किसी के हाथ की कठपुतली है क्या? नहीं, इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? भाई आप ये कहें कि आर्टिकल 35A को हटाते वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ना मालूम पड़ पाया हो कि पार्लियामेंट में नहीं गया, ये तो नहीं हो सकता है। ये तो नोट में लिख के आया होगा कि नहीं गया भाई। ये भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि नरेंद्र मोदी जी को ये ना मालूम हो कि संविधान में बिना पार्लियामेंट जाए, बिना आर्टिकल 365 के अमेंडमेंट के कोई चीज संविधान में नहीं घुस सकती है। ये समझ निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी को होगी। जब उन्होंने ये देखा कि दोनों चीजें नहीं हुई, तो उनके मुंह से एक बार तो ये बात निकलना चाहिए था कि ये असंवैधानिक कृत्य था, हम आर्टिकल 35A को हटाते नहीं, असंवैधानिक घोषित करते हैं। तो जो उन्होंने पाप इतने समय में किया था, वो पाप को आप अंड्यू कर सकते थे, जहां भी संभव था थोड़ा बहुत न्याय दे सकते थे। जो अन्याय किया आपने हटा भी दिया, तो आपने ये बात क्यों नहीं कही? क्या आपको सरदारनाथ जी क्या लगता है? बोल रहे ठीक बोल रहे हैं ना। तो इन्होंने समझौते के तहत स्वतंत्रता पाई, लीज साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया। हमारी स्वतंत्रता का एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होगा। क्यों होगा भाई? हमारी स्वतंत्रता का एक्ट हमारे इंडियन पार्लियामेंट में पारित होना चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने अपने संविधान में एक जगह भी नहीं लिखा कि वी आर इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं होता है। प्रियम्बल संविधान की आत्मा होता है, लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं है। आपके संविधान में एक भी जगह नहीं लिखा कि इंडिया इज ए रिपब्लिक। आप लिख रहे हैं कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आपके ऊपर कौन बंदूक ताने हुए? ये देश का डिवीजन क्यों हुआ? बहुत अनसुलझे प्रश्न है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कश्मीर में किसने कराई? उनकी मां ने जब जांच के लिए कहा तो जांच क्यों नहीं हुई? कौन देगा इन प्रश्नों के जवाब? और माननीय नरेंद्र मोदी के तो जो है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ना हीरो हैं, इन्हें अपने हीरो की चिंता नहीं है। क्यों भाई साहब? राइट, बिल्कुल। कम से कम भाजपा को अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिंता तो होना चाहिए। बिल्कुल, पीडीपी के साथ बैठ करके उन्होंने शासन किया, बहुत बड़ा। नहीं, ही वाज ए हीरो ऑफ द बीजेपी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज ए हीरो, जिन्होंने एक विधान एक संविधान सबकी मांग की। जी। अरे एक विधान एक संविधान कहां से नहीं आया? आर्टिकल 35A से। आपने आर्टिकल 35A असंवैधानिक था तो आपको असंवैधानिक कहना चाहिए था। इतनी दुष्टता हुई कि जब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने जांच की मांग की, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सब देख दाख लिया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। या सब कुछ आपसे पूछ के हो रहा था क्या? आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? फिर उन्होंने एक चाल चली, इन्होंने ट्राम का किराया बढ़ा दिया। एंड एज यू नो, कोलकाता में ट्राम का किराया बड़ा मायने रखता था। तो सब लोगों का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ट्राम के किराए पे आ गया, और इन्होंने खट से जो ना ट्राम का किराया कम कर दिया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातचीत बैकग्राउंड में चली गई। हम इस देश के साथ कितनी दुष्टता करेंगे? ये बताइए। इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर होना चाहिए और साचरित्र होना चाहिए। तो वो इस देश के कानून निर्माता, भाग्य विधाता, अनपढ़, गंवार, बाहुबली और अपराधी क्यों? और हमारे राजनेता कैसे हैं जो अपराधियों को ही प्रेफरेंस देते हैं? सरदारनाथ जी कुछ प्रकाश डालेंगे इस बात पर? सर, ये मैं पहले भी पूछने वाला था कि ऐसा क्यों करते हैं? क्रिमिनल्स को ही अंदर घुसा रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि ये खुद दुष्ट है। क्योंकि ये ऐसे करने में ही अपना भला समझते हैं। तो इसमें क्या भला होगा? अपराधी हैं, हाँ, अपराधिक सोच रखेंगे, कभी भी उनका टेटुआ दबाया जा सकता है,
कभी भी उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब आप जैसे एज्यूम करिए, आप जो है यदि बन के निकलेंगे तो आप तो नहीं दबेंगे, कि दबेंगे? नहीं दबेंगे तो आपको क्यों बनाएंगे? अन्यथा आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अन्यथा आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए कि मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए कि पहले तो अपने विवेक से ही हमको एक क्वालिफिकेशन डालना चाहिए कि अपराधी जो है वो टिकट नहीं मिलेगा। यदि हम और आप कानून बना रहे होते तो ऐसे कानून बनाते कि नहीं बनाते? नहीं, लेकिन वो बोलते ना जब प्रूव होगा तो ही उसको ये करेंगे। तो भाई साहब, जो चपरासी है ये उसके लिए कर दो कि जब प्रूव होगा आप कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं मांगेंगे, जब कन्विक्शन मिलेगा अपील सब खत्म हो जाएगी तो चपरासी बेचारा वो तो अपना पेट पाल रहा है। राजनेताओं जो कि आपके भाग्य विधाता हैं, जिन्हें सब सीक्रेट मालूम है और वो खुद क्रिमिनल हैं, ये जो क्राइटेरिया आपने उनके लिए बनाया वो बेचारे और बड़ों को ना दो, कम से कम चपरासी को तो दे दो। इसका जवाब है आपके पास कोई? मैं तो बहुत खोज रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला अब तक है। नहीं, आपके पास हो तो बताइए। नहीं है आपके पास, नहीं। तो साथियों, इन्होंने भारत की जनता पर गुलामों के वो नियम कानून जो कि जनता पर अत्याचार करने के लिए, उनको उत्पीड़ित करने के लिए, उनमें हीन भावना विकसित करने के लिए बनाए थे। इस देश के साथ दुर्भाग्य है कि हमारे राजनेताओं ने वही सब नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। और वही प्रशासनिक व्यवस्था जो भारतीय गुलामों पर गोली चलाती थी, उनके ऊपर अत्याचार करती थी, वही नियम कानून और कंडक्ट रूल आज भी आपके ऊपर थोपे हुए हैं। अपने लिए इन्होंने जो कानून बनाए उसमें एक भी अच्छी चीज नहीं बनाई। 2004 के बाद किसी भी शासकीय अधिकारी को पेंशन नहीं मिलेगी, और इन नेताओं को एक दिन की भी शपथ ले ली इन्होंने तो इनको पेंशन मिलेगी, और जितने बार भी नेता बनेंगे उतने बार की मिलेगी। तो कुछ दुष्ट राजनेताओं को 7-7, 8-8 बार की पेंशन मिल रही है। अल्पतः ये राजनेता कितनी मोटी खाल के और कितने निर्लज्ज होंगे, इनको कभी लज्जा आएगी कि नहीं आएगी? ये किसको कहते हैं कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं? अरे आपको तो पब्लिक जानती ही नहीं है। आप जो है पेपर में छपवाते हैं, यहाँ छपवाते हैं, शगुफा क्रिएट कराते हैं, फर्जी जो है ना सर्वे कराते हैं, गाड़ियां भेजकर जो है अनकनेक्टेड लोगों को बुलाते हैं जो वहाँ के वोटर नहीं होते हैं, और ये इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि आप ही जो भाग्य विधाता हैं। आप फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। अभी जो है कर्नाटका का वायरल हुआ है जिसमें वो भाई साहब नोट बांट रहे हैं। अभी मैंने दूसरा वीडियो जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड किया है, जिसमें एक व्यक्ति जो है ना वो EMI मशीन का बटन दबाया जा रहा है, बार बार आकर टिक करता, जैसे उसको साइन मिलता है वो दबाता है। उसका वीडियो भी हमने जारी किया है। तो मैं माननीय इन राजनेताओं से पूछता हूं कि कौन कहता है कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। पहले तो आपने जनता को अधिकार ही नहीं दिया सही व्यक्ति चुनने का, जब आप अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देंगे। फिर आप छदम पूर्वक तरीके से अपना ही जो है ना, आपने प्रेस को कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया, प्रिंट मीडिया को कंट्रोल कर लिया, और जो पत्रकार हमारे चतुर्थ स्तंभ हुआ करते थे वो बेचारे सब अपना पेट पाल रहे हैं, और बहुत सारे तो ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं क्योंकि उन्हें पेट पालने के लिए और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। आप उनको पैसा दो तो जो चाहो वो छपवा लो, वो बिना पैसे की कुछ छपता नहीं है। और इनकन्वीनियंट न्यूज, ये सब जो है मीडिया, इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि राजनेताओं की चरण सेवक है, उनकी चरण सेवक है, तो ये राजनेता जो है ऐसी कोई चीज जो ना छपने नहीं देते हैं। तो कुल मिला के फ्री भी आप बांट रहे हैं, दारू आप बांट रहे हैं, साड़ू आप बांट रहे हैं, तो कौन कहता है कि आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं? मुझे संदेह है इस बात में कि आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं सभी नेताओं से आग्रह करता हूं कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या आपको अपने आप को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहने का सच में हक है? सरदाना जी, आपका क्या कहना है? सही बोल रहे हैं सर। क्या ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं। तो
क्या आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ना चाहेंगे, जो कह रहा है कि हम 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देंगे? यस। इसके 21 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है, मैं सराना साहब आपको समझाना चाहता हूं कि इसे 21 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। जो देश के स्वतंत्र नागरिक के लिए जो कानून होना चाहिए वो बनाया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था अब आंखों की अंधी नहीं रहेगी और लाटसाप भी नहीं होगी। वो पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी। इट विल बी सेंसिटिव टू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक, एंड फेलिंग विच, इफ इट डज नॉट टेक डिसीजन इन टाइम और इट टेक्स रॉन्ग डिसीजन इन बोथ द केसेस, इट हैज टू गिव द कंपनसेशन। तो यदि ये विलंब से डिसीजन लेती है या गलत डिसीजन लेती है तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी, वो भी अपनी जेब से। कितना परिवर्तन आ जाएगा? क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले ने 1780 पेज की रिपोर्ट जो है 2 फरवरी 1835 की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी, जिसका ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर इन लास्ट 3 years एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन इन दिस कंट्री। तो इन दुष्ट अंग्रेजों ने कितनी लुटाई की कि वही समृद्ध भारत में ढेर सारे लोग भुखमरी से मर गए, लाखों की संख्या में लोग मर गए हैं। क्या कितनी लुटाई की? ये जहाजों में पैसा ले गए हैं, यानी कितने जहाज हैं। और राजीव दीक्षित जी को सुनिए तो उन्होंने उसका अकाउंट दिया, कहां कहां से वो जानकारी इकट्ठी करते रहते थे। आई सैल्यूट दैट पर्सन, बट ही गिव्स द वेरी विविड अकाउंट जो उन लोगों के डायरी से लिया उसने। मतलब वो कोई अनऑथेंटिकेटेड और ऐसा ही इमेजिन फिगर नहीं है। इट इज ए ऑथेंटिकेटेड फिगर विच इज फ्लोइंग फ्रॉम देयर ओन डॉक्यूमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की सुन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बार कह दिया कि भाई साहब PIL लगी, तो PIL में कहा गया कि साहब जब चपरासी को जो ना अच्छे चरित्र का होना चाहिए तो हमारे राजनेताओं को अच्छे चरित्र का होना चाहिए। और यदि आप ये कहते हैं कि साहब जब तक जो ना फाइनल ठप्पा ना लग जाए प्रेसिडेंट की मर्सी पिटीशन तक का, तो वही जो है ना बेचारे चपरासी को भी दे दो हक। उसको क्यों पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आप जो है ना नौकरी नहीं दे रहे हो? IAS IPS को करो। मैं तो कह रहा हूं उल्टा कर दो कि जो जितने मर्डर करके आएगा उसको जो है ना IAS बना दिया जाएगा, जो घपले करके आएगा उसको IAS बना देगा। ऐसा कोई नियम बना दो। यदि घटिया होना ही इस देश के लिए एक आभूषण है तो मुझे लगता है कि नियम कानून पर कुछ अलग तरीके के होना चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। जो शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले ने बाबुओं को पैदा करने के लिए बनाई थी वह बदल के जो है ना गुरुकुल होगी, और वैदिक ज्ञान रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के माध्यम से वो इस देश को विश्व गुरु बनाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी प्लेइंग ए वेरी की रोल, क्योंकि हमारे ऋषियों और मुनियों को दृष्टा कहा जाता था। उन्होंने मेडिटेशन के आधार पर जो देखा वो चीज को देख पाते थे जो आज के साइंटिस्ट तो जो है ना कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं सोच पाएंगे। और जो छोटा मोटा चीज उनको भी साइंटिस्ट लोगों ने किया वो भी इट वाज ए साइंटिफिक मेडिटेशन। E = mc² कहां से मालूम पड़ गया? एवोगैड्रो नंबर कहां से आ गया? इट इज नथिंग बट ए साइंटिफिक मेडिटेशन। दैट इज ए मेडिटेशन। वो दृष्टा थे। बताइए अदरवाइज कहां से नंबर आ जाएगा? नहीं। फ्रॉम वेयर इट विल कम? सोर्स क्या है उसका? इट्स ए साइंटिफिक मेडिटेशन। तो ये शिक्षा पद्धति बदलने की बहुत जरूरत है। क्राइम फ्री भारत जो है, जिसका क्राइम का हिस्सा है, वो कह रहा है कि क्राइम तो खत्म ही हो जाएगा, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से वो साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है। 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जो आज का ट्रायल सिस्टम है इससे 1000 गुना ज्यादा पारदर्शी और अकाउंटेबल होगा। जो ऐसे काम कर पाएगा जो ना आज की पुलिस कर पा रही है ना कोर्ट कर पा रही है। आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया, वो सोर्स से जाके वेरीफाई करेगा, कहेगा हे कोर्ट इट इज ए फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, ही हैज कमिटेड दिस ऑफेंस आल्सो।
अभी फोर्ज डॉक्यूमेंट को जो है ना के आधार पे आप रॉन्ग जजमेंट दे देते हो, बेचारा जो है ना पिटिशनर घूमता फिरता रहता है, 100 साल निकल जाते हैं, उसके बच्चों को भी न्याय नहीं मिलता। कैसी दुष्ट व्यवस्था हमने अपने लोगों पर थोप के रखी है। तो क्राइम फ्री भारत की नई व्यवस्था के तहत वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, जज महोदय भी कोर्ट नहीं जाएंगे, अपने घर से ही सब कुछ चलेगा। कहीं जहां सेंसिटिव केसेस में कुछ मोबाइल बैन होंगे, अदरवाइज तो ऐसे ही सीधे जना बयान हो जाएंगे। और वो जो है इतना चमत्कार करेंगे कि आपका 3 दिन से 30 दिन के अंदर, अधिकतम 30 दिन में आपको हर किस्म में न्याय मिल जाएगा। फिर उसका एक डिजिटल चित्रगुप्त है जो कह रहा है कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ कि अपराधी अपने घर से निकलेगा तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि अपराध करने की नीयत से निकला है, हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इसके साथ कौन है, हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन से वाहन का यूज कर रहे हैं, हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये हिंसा करने की स्थिति में है कि नहीं, इसके पास हथियार होने की संभावना है कि नहीं, ये सब हमें मालूम पड़ जाएगा। हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन से रास्ते का यूज करेगा और इसके ऑफेंस का टारगेट कौन होगा, और हम इसे ऑफेंस करने के पहले अरेस्ट कर लेंगे। सो देयर इज फोर्थ सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और जब वो कह रहे हैं भाई साहब आपके पास इतना बड़ा चित्रगुप्त हो गया है तो अपराधी को अपराधी क्यों बने रहने देना है, तो वो कह रहा है यस देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। हम आपके पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई साहब वो अपराध आप करने की स्थिति में हो नहीं, तो हम आपको रिसेटल कर देते हैं, व्हाई डोंट यू गेट सेटल्ड एज ए गुड सिटीजन। एंड इस पूरी सिनेरियो में इतना धन बांटा जाएगा, मतलब हर कच्ची को करोड़पति बनाने का प्रावधान है इसमें। 5,000 से लेके 1 करोड़ तक राशि मिलेगी फरियादी को, इतनी ही राशि गवाहों को मिलेगी, वकीलों को मिलेगी, तो हर कोई जो है ना समृद्धशाली हो जाएगा। और कानून में थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाएगा, उसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, एक कॉर्पोरल पनिशमेंट, दूसरा फाइनेंशियल पनिशमेंट। एंड फाइनेंशियल पनिशमेंट जो है ना जज महोदय नहीं देंगे, इट विल बी कैलकुलेटेड, जितना पैसा बांटेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर साहब आपकी औकात होगी कि आप अपराध करें, यदि धोखे से अपराध हो जाएगा तो इसके पहले कोई रिपोर्ट करे, आप जाके सरेंडर कर देंगे कि भाई साहब मैं करोड़ों में नहीं दे सकता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे धोखे से अपराध हो गया, मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, अगली बार कोई अपराध नहीं करूंगा, आप सीधे संज्ञान ले लो, क्योंकि हमारे पास कोई पेनल्टी आर्थिक नहीं लगेगी, तो जो आप कहो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? नहीं, आप बताओ इससे हट के कुछ होगा क्या? नहीं होगा। और इस पूरे मॉडल में इतना पैसा इकट्ठा होगा, धन की वर्षा होने वाली है। आज जो सरकार कमा पा रही है, हमारे मिनिमम एस्टीमेट में 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू विल बी कमिंग। वो मिनिमम एस्टीमेट है, इट मे बी 50 टाइम्स आल्सो, मिनिमम एस्टीमेट है 10 टाइम्स। और पेपर करेंसी फ्री भारत हो जाएगा, तो नोट नहीं रहेंगे, तो नोट बनाने में, खर्च करने में, कस्टडी में कितना पैसा बचेगा। और यदि पेपर करेंसी नहीं होगी तो क्या आप भ्रष्टाचार कर पाएंगे? नहीं, तो देश चलेगा कैसे? अरे मजदूरों को आप अभी जो ना पे फोन से दे रहे हो, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म काम करेंगे, और उस पर जो है 2% जो है ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। 2% ट्रांजेक्शन फीस में से इतनी धन की वर्षा होगी कि आज जो सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, 10 टाइम्स मोर। तो 10 गुना जो है ना आपको क्राइम फ्री भारत से मिल रहा है, और 10 गुना जो है ना आपको पेपर करेंसी फ्री भारत से मिल रहा है, तो आपके पास 20 टाइम्स मोर करेंसी आज की तुलना में आ रही है, तो आपके जितने भी ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाएंगे। और हम हर जगह पे तो सिस्टम के ऊपर उसको मिनिमम पे देंगे, बाकी तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो पुलिस को पैसा बांट रहे हो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके वापस आ जा रहा है, जज को जो पैसा बांट रहे हो उससे 2 से मल्टीप्लाई करके वापस आ जा रहा है। तो वहां आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, यहाँ दुगना वापस आ रहा है, तो धन की तो वर्षा होगी कि नहीं होगी? तो जब आपके पास धन की वर्षा हो रही है, कुबेर जी आपके ऊपर मेहरबान है, तो अपने लोगों को टैक्स क्यों लेंगे आप? तो भारत टैक्स फ्री हो जाएगा। भारत में हर इंसान के 2 अकाउंट होंगे, वन इज अर्निंग अकाउंट एंड अनदर इज कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आपका अकाउंट में पैसा नहीं होगा और आपने चेक दिया, इमीडिएटली कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा अपने अर्निंग अकाउंट, ऑटोमेटिकली होगा, सॉफ्टवेयर विल डू इट। आपको कुछ नहीं करना, कहीं आवेदन नहीं लगाना है, किसी के सामने कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है। आपकी चेक, तो भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, कोई चेक ही बाउंस नहीं होगी। अब जैसे यूं करिए कि आपने 2-3 चेक जारी कर दी और आपके अकाउंट में पैसा था नहीं, तो सिस्टम विल गिव इट टू द हमारे एडम टीम को जाएगा, जिसमें जो ये सब लोग फ्री हो जाएंगे
ये GSTI वाले, इनकम टैक्स वाले फ्री हो जाएंगे, इनके पास कोई काम धाम नहीं होगा, तो इनको रीट्रेन करके ये फिर सरदाना साहब के पास पहुंचेंगे कि सरदाना जी कोई आपके साथ प्रॉब्लम है, आपकी 2-3 चेक जो है ना ओवरड्राफ्ट के तहत आपको पेमेंट हुआ है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, सो वी हैव कम हियर टू हेल्प यू आउट। और वो आपको पैसा नहीं देंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है तो आपसे कहेंगे भाई साहब आप जरा दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर जाइए, हम आपको हेल्प करते हैं। यदि एज्यूम करिए आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, अब आपके पास स्किल मैन पावर नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपको ट्रेंड मैन पावर अरेंज करेंगे, मैन पावर नहीं, ट्रेंड मैन पावर अरेंज करेंगे। अब आपको एज्यूम करिए कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, तो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जिम्मेवारी उस स्टाफ की होगी। भारत में कोई दिवालिया नहीं होता, ऐसा भारत चाहते हैं नहीं चाहते? आज जो है इतना केमिकल की वर्षा हो रही है, सरदाना साहब मैथिली शरण की भविष्यवाणी है कि यदि मैथिली शरण गुप्त ने इंटरवेंशन नहीं कर पाया तो भारत के हर 3 नागरिक में से 2 नागरिकों को कैंसर होगा या ऑटोनोमस डिसीज होगी। ये दोनों जो है बीमारियां ही नहीं है। कैंसर क्या बीमारी है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कैंसर को बीमारी मानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बीमारी नहीं है। कैंसर आपके सेल का आपके विरुद्ध विद्रोह है कि हे दुष्टों, तुमने हमारे ऊपर इतना जो है ना रासायनिक विष डाल दिया है, अब मेरी लीला देखो। तो आपकी ही सेल कह रही है, अपनी सेल को जो ना मारना चालू कर रही है। इसको कहते हैं ऑटोनोमस डिसीज। और जब वो बेनाइन से मेलाइन हो जाती है और फालतू की ग्रोथ करने लग जाती है तो ये होता है कैंसर। ये दोनों क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आप जो है रासायनिक विष की बमबार्डिंग कर रहे हो अपनी सेल में। जैसे मुरैना और उसमें एरिया में जो डकैत होते थे उन्हें डकैत नहीं कहते थे, उन्हें बागी कहते थे। वो बगावत करते थे अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस। चंबल मुरैना वगैरह एरिया में कभी डकैत को डकैत नहीं कहा गया, बागी कहा जाता था। बिटिया की पहली शादी का जो है निमंत्रण पत्र बागी को जाता है, और बागी चाहे शादी में पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन उसका प्रेजेंट और दहेज लड़की का जरूर पहुंचता था। इतने अच्छे लोग हुआ करते। तो ये जो बगावत है, यदि हम केमिकल बम्बार्डिंग को ही खत्म कर देंगे तो आप बताओ कैंसर और ये जो है ऑटोनोमस डिसीजेज विलुप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मेरा तो ज्ञान कह रहा है कि विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो बीमारी नहीं है। आपकी सब सेल आपको सबक सिखा रही है। और ये दुष्ट लोग क्या कर रहे हैं? उसी में कीमोथेरापी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। आपकी जो 2-4 साल बचे हुए उसकी ऐसी कम तैसी कर दे रहे हैं। मतलब योर लाइफ हैज बिकम मिजरेबल ऑन 2 अकाउंट, विद द dreaded name of cancer and secondly the treatment meted out to you। जो कुछ भी 2-4 साल की आपकी जिंदगी है, it becomes hell for you। You are not living a good quality life। इससे तो मर जाना अच्छा है। Am I right or not? सही कहा। ICU में सड़ने की बजाय तो मेरे ख्याल से अच्छे से हंसते हंसते चला जाए। भगवान हर किसी को उठाना है, थोड़ा 2 साल जल्दी उठा लेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ये बताओ इस देश के साथ कितनी दुष्टता हो रही है कि 100 करोड़ लीटर दूध जो है ना पैदा हो रहा है प्रतिदिन, और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। मैं इन देश के राजनेताओं से और प्रशासकों से पूछता हूँ कि आपकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता है? कब लज्जा करोगे तुम? ये 15,000 के सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है, इट इज डूएबल। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में जो डिफरेंस है वो तो प्रोडक्शन से पूरा करना पड़ेगा ना। तो गाँवों को जो है ना हमें 10 टाइम्स करना है। ये प्रोजेक्ट क्यों माननीय नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने के दिमाग में नहीं आता है? इनके ही जो है गवर्नर ने एक कॉन्फ्रेंस की थी। इनके गवर्नर बहुत अच्छे हैं, आचार्य देवव्रत जी, जो कि अभी गवर्नर गुजरात हैं। उन्होंने बहुत साइंटिफिक रिसर्च की। उन्होंने रिसर्च की कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बीजाणु होते हैं। उन्होंने कहा जो गाय, देसी गाय जो दूध नहीं देती है, उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। तो आपके लिए दूध देने वाली गाय अच्छी है या बिना दूध देने वाली गाय? क्या कहना है आपका? बिना दूध वाले होते ना। तो फिर गाँव को जो है ना, फिर गौ हत्या क्यों? किसी से पूछा था लाहौर में, किसी ने कांग्रेसी ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि भाई आप तो कहते थे कि आप गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, ये पुरानी बात है, अब आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे लंच का क्या होगा? तो ही अपने आप को पंडित कहते हैं, ही यूज्ड टू ईट बीफ एवरी डे इन लंच।
इस देश के साथ कितना अत्याचार करेंगे सरदाना जी आप? अच्छा, अभी ये बताइए, अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम कैसा